जैसे कि आज के जो द हिंदू की न्यूज़पेपर के खबर में अगर हम देखें तो जो चीजें हमें मिलने वाली हैं वो ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 समसामयिक मुद्दों पर व्यापक विश्लेषण यूपीएससी सीएससी भी अगर देखें तो क्या होगा। इकोनॉमिक सर्वे 2025 2026 अ पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियन ग्रोथ स्ट्रेटजी। अगर इफ जीएस पेपर फर्स्ट जीएस पेपर रिलेवेंस एंड वाई इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग देखें तो ये जो जीएस पेपर के थर्ड पेपर इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइज ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। ठीक है। इसमें जो है आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति एक जो है व्यापक लेखा जोखा, ठीक है, प्रस्तुत करता है। और मुख्य परीक्षा में अगर इसमें पूछें कि इसमें किस प्रकार के परीक्षा में मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो वो डेटा और केस स्टडी की प्राथमिक स्रोत होता है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि यह नीति निर्माताओं के दृष्टिकोण और भविष्य की चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए अनिवार्य है। अच्छा, पोटेंशियल यूपीएससी क्वेश्चन बेस अगर देखें तो प्रीलिम्स अगर बेस देखें तो उसमें क्या होता है, व्हाट आर द थ्री पोटेंशियल सिनेरियो फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इंडियाज मीडियम टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026। अकॉर्डिंग टू मेंस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग देते हैं द इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 कॉल्स फॉर स्ट्रेटेजिक sovereignty critically examine this statement in the context of global financial risks and domestic manufacturing reforms. What news? अगर न्यूज देखें तो संसद में पेश किए गए एक आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने भारत के लिए एक उज्जवल घरेलू दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, लेकिन साथ ही वैश्विक आर्थिक स्थिरता के प्रति गहरी चिंता जताई है। रिपोर्ट में भारत की मध्यम अवधि की विकास की दर अनुमान को 6.5% से बढ़कर 7% कर दिया गया है, जो निरंतर सुधारों और मजबूत घरेलू मांग पर आधारित है। हालांकि सर्वेक्षण में 2026 में और 2008 के वित्तीय संकट भी बदतर स्थिति से उत्पन्न होने की 10 से 20% की संभावना की चेतावनी दी गई है। अगर हम देखें कि ये जो संभावना की चेतावनी दी गई है मूर्त इसके अकॉर्डिंग मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंथा नागेश्वरन के अनुसार भारत को एक साथ मैराथन दौड़ना होगा और स्प्रिंट भी मारनी होगी। तो बैकग्राउंड ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड दिस न्यूज, तो आर्थिक सर्वेक्षण ऐतिहासिक रूप से बजट सत्र की शुरुआत में पेश किया जाता है ताकि पिछले वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण किया जा सके। अब समझ में आ रहा है, जो आर्थिक सर्वेक्षण होगा वो बजट सत्र की शुरुआत में पेश किया जाता है ताकि पिछले वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण किया जा सके। मतलब पिछले वर्ष आर्थिक स्थिति में मतलब ग्राउंड पर क्या क्या हुआ हो वो इकोनॉमिक सर्वे हमें बताता है। ठीक है। वित्त वर्ष 2020-21 में महामारी के दौरान राजकोषीय घाटा 9.2% तक पहुंच गया था, जिससे सरकार ने सफलतापूर्वक 4.4% फाइनेंशियल ईयर 2026 लक्ष्य तक कम किया है। सर्वेक्षण में सुधारों की उस निरंतरता को रेखांकित किया गया है जो 2022-23 के अनुमानों से आगे 2022-23 अनुमान 6.5% से आगे बढ़कर अब 7% की संभावित वृद्धि तक पहुंच गई है। इसके पीछे प्रमुख कारण पीएलआई प्रोडक्ट रिलेटेड जो इंसेंटिव होते हैं, एफडीआई फॉरेन डेवलपमेंट मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं जो विदेशों से हमारे यहाँ निवेश करते हैं, उदारीकरण और रसद सुधारों का सफल क्रियान्वयन है। ठीक है। एसेंशियल पॉइंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग व्यू ऑफ दिस न्यूज, तो अब आर्थिक सर्वेक्षण ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को समझने के 3 प्रमुख प्रोबेबिलिस्टिक्स सदस्यों का उपयोग किया है जो निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रथम परिदृश्य जिसे सर्वोत्तम स्थिति माना गया है
में वैश्विक परिस्थितियां 2025 जैसी ही एकीकृत लेकिन अधिक नाजुक बनी रहेंगी। इसमें मामूली झटकों के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी और नीतिगत अनिश्चितता बनी रहेगी। इसकी संभावना 40 से 45% आकी गई है। द्वितीय परिदृश्य अगर देखें तो बहुध्रुवीय विघटन मल्टीपोलर ब्रेकडाउन का है, जिसकी संभावना भी 40 से 45% है। इसमें रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज होगी। रूस यूक्रेन संघर्ष अनसुलझा रहेगा और व्यापार प्रतिबंधों सैंक्शन का प्रसार होगा। आपूर्ति श्रृंखलाएं राजनीतिक दबाव में पुनर्गठित होंगी, जिससे भारत जैसे देशों के लिए दोस्त शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग और आत्मनिर्भरता अनिवार्य हो जाएगी। अगर तीसरा और सबसे खतरनाक परिदृश्य देखें तो 10 से 20% संभावना वाला सिस्टमिक शॉक है। यह परिदृश्य विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुनियादी ढांचे में अत्यधिक लीवरेज निवेशों से जुड़ा है। सर्वेक्षण चेतावनी देता है कि एआई व्यवसायों में आशावादी निष्पादन समय सीमा और संकीर्ण ग्राहक एकाग्रता बना सकती है। यदि इसमें सुधार भू राजनीतिक तनाव के साथ होता है तो वैश्विक तरलता लिक्विडिटी में भारी संकुचन हो सकता है, जिसके परिणाम 2008 के संकट से भी बदतर हो सकते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वेक्षण में कहा गया है कि मजबूत व्यापक आर्थिक आधारों मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स के बावजूद पूंजी प्रवाह में व्यवधान और रुपए की विनिमय दर पर प्रभाव एक साझा जोखिम बना रहेगा। इसलिए भारत को अपने विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व और निर्यात आय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम देखें इसकी तालिका इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मीडियम टर्म ग्रोथ देखें तो 7% ग्रोथ जो रहा है और इनका एस्टीमेट रहा है, ठीक है। और अगर सिग्निफिकेंट सुधारों की गति को दर्शाता है। फाइनेंशियल ईयर 2027 वास्तविक और जीडीपी वृद्धि देखें तो 6.8 से 7.2% वैश्विक अनिश्चितता के बीच स्थिरता स्टेबिलिटी एमिड अनसर्टेनिटी। एंड फिजिकल डेफिसिट टारगेट देखें तो फाइनेंशियल 2016 के अंत तक 4.4% और कमिटमेंट टू फिजिकल प्रूडेंस, ठीक है। अब आर्थिक इंडिकेटर में हम देखें तो जीएनपीए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होते हैं बैंक के, तो वो बैंक रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2.2% 2025 का डेटा। मजबूत बैंकिंग क्षेत्र स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहा है। अद्वितीय निवेशक यूनिक इन्वेस्टर 12 करोड़ 2025 और फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेप्थ रहा है। अच्छा, इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं यूपीएससी के प्रैक्टिस में? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सिस्टमैटिक शॉक तीसरा प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रमुख जोखिम कारक माना गया है? कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, एआई बुनियादी ढांचे में अत्यधिक लिवरेज और राज्यों के राजस्व में बेकमी और निर्यात में अप्रत्याशित वृद्धि। अब देखोगे तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी ऑप्शन है इस करेक्ट है। सर्वेक्षण द सर्वे एक्सप्लेनेसी स्टेट्स दैट हाईली डेप्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट इन द एआई सेक्टर एंड देयर अनसर्टेन revenue systems are a major risk to financial stability which could trigger shocks like the 2008 crisis। अब मेंस क्वेश्चन पर्सपेक्टिव कैसे बन सकते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक झटकों से सुरक्षित रखने के लिए केवल राजकोषीय विवेक पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए संरचनात्मक सुधार और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक आवश्यक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 द्वारा प्रस्तावित 3 वैश्विक प्रदेशों के आलोक में इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब दूसरा को यहाँ पे देखते हैं क्या है आज द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से जो मिला जनसत्ता। तो ये दादा हाईलाइट इश्यूज था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट ऑन कैंपस इक्विटी, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन इन यूनियन ग्रांट कमीशन रूल्स। अभी ये न्यूज बहुत चर्चित में रहा। इसमें क्या रहा है कि ये पेपर जो संबंधित होता है वो पेपर है जीएस पेपर सेकंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग फीचर्स अमेंडमेंट सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। अगर देखें तो यह मुद्दा अनुच्छेद 14
इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष सभी को समानता, समानता देना, समानता का अधिकार। तो और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और भेदभाव विरोधी नीतियों के कार्यान्वयन के बीच संतुलन का उजागर करता है। अच्छा, पोटेंशियल यूपीएससी क्वेश्चन बेस देख लें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह की न्यूज़ों में। यूजीसी बिन में 2012 और 2026 के बीच मुख्य कानूनी अंतर क्या है? मुख्य परीक्षा में क्या पूछे जा सकते हैं? सकारात्मक कार्रवाई, अफर्मेटिव एक्शन के प्रावधानों को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए कि वे समाज में नए विभाजन पैदा न करें। हाल ही में यूजीसी के 2026 के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के संदर्भ में चर्चा कीजिए। अच्छा, न्यूज क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता का संवर्धन विनियमन 2026 के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन नियमों को बहुत व्यापक और समाज को विभाजित करने की क्षमता वाला बताया। न्यायालय ने निर्देश ये दिया कि फिलहाल 2012 के पुराने विनियमन ही प्रभावी रहेंगे। और इसके अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे हम देखें तो यूजीसी ने 2012 में समानता नियम बनाए थे जो जाति, धर्म, लिंग और विकलांगता जैसे विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकते हैं। 2026 के नए नियमों को रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद अधिक मजबूत तंत्र बनाने के लिए अधिसूचित किया गया था। हालांकि नियम 3C के तहत जाति आधारित भेदभाव को केवल SC, ST, OBC के खिलाफ भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसने सामान्य वर्ग के छात्रों के बीच भेदभाव और सुरक्षा की भावना पैदा की। अच्छा, इसेंशियल पॉइंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस से देख लें। सर्वोच्च न्यायालय की प्राथमिक चिंता इन नियमों की संकीर्ण और बहिष्करण वाली प्रकृति पर थी। अच्छा, प्रकृति कौन थी? न्यायालय ने पाया कि नियम 3C यह मानकर चलता है कि जाति आधारित भेदभाव केवल एक ही दिशा में हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यदि कोई सामान्य श्रेणी का छात्र रैगिंग का विरोध करता है तो उसके खिलाफ इन नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है, जबकि उसके पास कोई कानूनी उपचार नहीं होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 2026 के विनियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ दंड का प्रावधान हटा दिया गया था, जो मसौदे में मौजूद था। न्यायालय ने यह भी सवाल उठाया कि क्या 2012 के नियमों में मौजूद रैगिंग को नए नियमों से हटाना एक प्रतिगामी रिग्रेसिव कदम है। न्यायालय ने सेग्रीगेशन, पृथक्करण शब्द के उपयोग पर भी आपत्ति जताई, जो नियम 7D के तहत छात्रावास आवंटन या कक्षा समूह बनाने के संदर्भ में था। पीठ ने चेतावनी दी कि यह अलग लेकिन समान, सेपरेट एट इक्वल वर्गीकरण को जन्म दे सकता है, जो समानता के संवैधानिक गारंटी के विरुद्ध है। अच्छा, इसकी समरी टेबल देख लें तुलनात्मक रूप से। तो बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या है, रेगुलेशन क्या है, और रेगुलेशन 2026-2012 के रेगुलेशन क्या है। भेदभाव की परिभाषा व्यापक सभी जातियों के लिए श्रेणियों में थी, लेकिन वहीं 2026 में संकीर्ण हो गई। SC, ST, OBC के लिए नियम 3C आ गया। संस्थागत संरचना केवल एक भेदभाव विरोधी अधिकारी, यहाँ पे EOC, इक्विटी समिति और इक्विटी दस्ते आ गए। अनुरूपता अगर कंप्लायंस देख लें तो सलाहकार यहाँ पे अनिवार्य पेनाल्टीज इंक्लूडेड थी। ठीक है, रैगिंग के भेदभाव का एक रूप माना गया, लेकिन स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? हाल ही में चर्चा में रहे जॉन डो आदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक पूर्व पक्षीय निषेधात्मक है जो प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जारी की जाती है जिनकी पहचान अज्ञात है। व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के मामलों में भारतीय अदालतों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? B सही है, C सही है कि D सही है कि A सही है? तो इसमें जो ऑप्शन की ओर आएंगे, ऑप्शन C, जॉन डो आदेश, जिसे भारत में अशोक कुमार आदेश भी कहा जाता है। जॉन डो आदेश को भारत में अशोक कुमार आदेश भी कहा जाता है। अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्रभावी होता है, जो अज्ञात नहीं है। सलमान खान के मामले में भी इसका उपयोग किया गया ताकि उनकी पहचान का अनधिकृत उपयोग करने वाली किसी भी अज्ञात व्यक्ति को रोका जा सके।
तो अब पूछे कि जान दो आदेश क्या है, तो अशोक कुमार आदेश भी कहा जाता है। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ इसका उपयोग किया जाता है। मेंस में कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक समावेश और योग्यता आधारित निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाए रखना भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी चुनौती है। यूजीसी के हालिया विवाद और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। अब जैसे विकसित भारत जी राम जी, तीसरा न्यूज देखते हैं। मनरेगा से विकसित भारत जी राम जी तक ग्रामीण आजीविका पुनर्गठन, इस पर हम चर्चा भी कर चुके हैं कि जीएस पेपर ये सेकंड थर्ड से संबंधित है। इंडियन इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। अब मनरेगा भारत की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक रही है और इसका प्रतिस्थापन ग्रामीण विकास की पूरी संरचना को प्रभावित करेगा। पोटेंशियल यूपीएससी क्वेश्चंस परस्पेक्टिव देखें तो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र राज्य लागत साझाकरण जो है वो 90:10 का रहा, 90:10 का रहा। अब वहीं पे ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछने की पॉसिबिलिटीज ऐसी हो। मनरेगा की मांग संचालित से आपूर्ति संचालित बजट मॉडल में प्रवर्धित ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा? डिमांड से सप्लाई ड्राइवन, तो आपको है कि अगर मांग आधारित मनरेगा पहले मांग आधारित थी, अब सप्लाई आपूर्ति आधारित हो गई है। तो विकसित बी राम जी क्या है? आपूर्ति आधारित है। अच्छा, न्यूज क्या थे? भारत सरकार ने 20 साल पुराने मनरेगा को समाप्त कर उसके स्थान पर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अधिनियम 2025 लागू किया है। इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा है कि ग्रामीण भारत अब बदल गया है, मनरेगा की पुरानी संरचना अपनी सीमा तक पहुंच गई है। अगर बैकग्राउंड इसके हम देखें तो बैकग्राउंड क्या हो सकता है संबंधित? मनरेगा 2005 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों का काम कानूनी अधिकार प्रदान था। सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण गरीब 2011-12 के 27.1% से घट के 2022-23 के 5.30% रह गए। अब इसके अतिरिक्त अगर नाबार्ड के नवंबर 2025 के सर्वेक्षण RECSS ने ग्रामीण आय और उपभोग में सुधार की पुष्टि की है। अगर हम इसेंशियल पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग व्यू ऑफ परसेप्शन से देखें तो नया विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कई मायनों में मनरेगा से भिन्न है, जो शासन और राजकोषीय नीति के व्यापक बदलाव को दर्शाता है। अगर कैसे क्या क्या बट बजट और आवंटन देखें तो मनरेगा एक मांग डिमांड ड्राइवन योजना थी, जिसमें सरकार को मांग के अनुसार धन उपलब्ध कराना पड़ता था। ठीक है, तो अब वहीं पर विकसित भारत जी राम जी एक नॉर्मेटिव आवंटन मॉडल पर आधारित है, जहां केंद्र सरकार राज्यों के लिए एक निश्चित बजट तय करेगी। ठीक है, अब लागत में राज्यों की हिस्सेदारी। मनरेगा के तहत केंद्र अकुशल मजदूर का 100% भुगतान करता था। अब नए कानून में अधिकांश राज्यों को मजदूरी का 40% खर्च स्वयं वहन करना होगा। 60-40 का अनुपात यह गरीब राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा राजकोषीय बोझ हो सकता है। श्रमिकों के अधिकार। आलोचकों का तर्क है कि कानूनी अधिकार को योजनाबद्ध पात्रता में बदलकर श्रमिकों की सुरक्षा कमजोर की गई है। पीक कृषि सत्र के दौरान 60 दिनों की रोक, ब्लैकआउट से भूमिहीन श्रमिकों की आय प्रभावित हो सकती है। दक्षता और पारदर्शिता की ओर देखें तो सरकार का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से भ्रष्टाचार कम होगा। कार्यों को अब विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से पीएम गति शक्ति से जोड़ा जाएगा। अच्छा, मुख्य विशेषताएं क्या है कि फीचर्स क्या रहे मनरेगा 2005 और विकसित भारत जी राम जी 2025 में क्या रही चीजें? तो गारंटी शुदा दिन 100 दिन था, अब विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन हो गया। वित्तीय मॉडल अब मांग आधारित था, बजट कैप्ड फिक्स आधारित हो गया। मजदूरी साझाकरण 100% अब 60-40 का सामान्य हो गया। 60% जो है केंद्र और 40% राज्य देगी। फोकस एरिया जो सामान्य जल संरक्षण है, जल सुरक्षा इसमें 2005 वाले में फोकस एरिया कौन था?
सामान्य जल संरक्षण वहीं पर 2025 वाले में जल सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और आजीविका संबंधित है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मनरेगा में हालिया गिरावट का मुख्य कारण क्या है? आवंटन में भारी कटौती, शार्प कट इन बजट एलोकेशन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत होना और गैर कृषि कार्यों की उपलब्धता, मजदूरी दरों में वैश्विक गिरावट। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों का व्यापक पलायन। अब ऑप्शन कौन हो सकता है इसमें? अगर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जाए तो ऑप्शन बी। सर्वेक्षण का तर्क है कि ग्रामीण बेरोजगारी 2020-21 के 3.3% से गिरकर 2023-24 में 2.5% रह गई है, जिससे लोग अब मनरेगा के बाहर काम तलाश रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं मेंस में? ग्रामीण रोजगार नीति का उद्देश्य केवल गड्ढे खोदना नहीं बल्कि उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करना होना चाहिए। इस संदर्भ में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की संरचना और इसके संभावित लाभों और चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। लद्दाख की स्वायत्तता की मांग और छठी अनुसूची का मुद्दा अभी उठा हुआ है। अगर पेपर की प्रासंगिकता से देखें तो ये किस पेपर से संबंधित है? जीएस पेपर 2 से संबंधित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, रीजनल एस्पायरेशन एंड गवर्नेंस से संबंधित पेपर है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे इसमें हो सकते हैं? लद्दाख की रणनीति की स्थिति चीन के साथ सीमा और वहां की नाजुक पारिस्थितिकी के कारण यह राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ड्यू टू लद्दाख स्ट्रेटेजिक position border with China and its fragile ecology, it is extremely important from the perspective of national security and environment। अच्छा, पोटेंशियल यूपीएससी क्वेश्चन के बेस पे देखें तो प्रीलिम्स से किस प्रकार से क्वेश्चन कहां से आने की पॉसिबिलिटी बनती है? संविधान की छठी अनुसूची में कौन से राज्य शामिल हैं और इसके तहत परिषदों की संरचना क्या होती है? यहाँ से अब मेंस में देखें तो छठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता की मांग और राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता के बीच संतुलन बनाना एक जटिल कूटनीतिक और प्रशासनिक कार्य है। लद्दाख के संदर्भ में चर्चा कीजिए। यहाँ 2 से पूछने की संभावना। न्यूज क्या है? व्हाट इज न्यूज? सर्वोच्च न्यायालय में सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर सुनवाई जारी है। वांगचुक ने तर्क दिया है कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग करना कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं है, बल्कि यह वहां की संस्कृति और पारिस्थितिकी रक्षा का एक संवैधानिक तरीका है। सरकार ने उन पर अब अरब स्प्रिंग जैसी अशांति फैलाने का आरोप लगाया है, जिसे वांगचुक ने सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं तो 2019 में जम्मू कश्मीर ने पुनर्गठन के बाद लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। शुरू में इस कदम का स्वागत हुआ, लेकिन बाद में वहां के निवासियों को लगा कि उनके पास अपनी भूमि और नौकरियों पर नियंत्रण नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल नेशनल सेंटर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में ने 2019 में ही लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स had recommended the inclusion of Ladakh in the 6th schedule back in 2019। अगर हम देखें तो अदर चीजें जो अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे असिमेट्रिक फेडरलिज्म, असमित संघवाद, छठी अनुसूची भारत में असमित संघवाद का एक उदाहरण है जो आदिवासी क्षेत्रों को राज्य के भीतर स्वायत्तता प्रदान करती है। स्वायत्त जिले अगर देखें हम, मतलब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसमें 30 सदस्य होते हैं, 26 निर्वाचित और 4 राज्यपाल द्वारा नामित। इनके पास अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाने, अदालतें स्थापित करने और कर लगाने की शक्ति होती है। पर्यावरणीय महत्व अगर देख लें, लद्दाख एक शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट है जहां अत्यधिक निवेश वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर सकता है। वांगचुक का तर्क है कि केवल स्थानीय लोग ही इन संसाधनों का सही प्रबंधन कर सकते हैं। वांगचुक argues that only local people can manage these resources correctly। कानूनी चुनौती, वांगचुक की हिरासत को एनएसए ने के तहत पुरानी एफआईआर और अस्पष्ट आरोपों पर आधारित बताया गया है। अगर हम टेबल देखें तो इनकी डिमांड क्या थी, इनके रीजन क्या थे, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या थे? पूर्ण राज्य का दर्जा, लोकतांत्रिक प्रतिनिधि के लिए
इनका कारण था अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3, छठी अनुसूची भूमि और संस्कृति की सुरक्षा के लिए इनके कारण थे। अनुच्छेद 244(2), नौकरी में आरक्षण स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए था। 80 से 85% स्थानीय कोटा, जो संवैधानिक उपचार थे। अगर पीटी में क्वेश्चन कहां से आ सकता है तो पूछ लेता, छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित स्वायत्त जिला परिषद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास निम्नलिखित में से किन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है? भूमि का आवंटन और उपयोग, आरक्षित वन, विरासत और विवाह, गांव की पुलिसिंग। तो अब ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। जिला परिषद आरक्षित वनों को छोड़कर अन्य वनों और भूमि पर कानून बना सकती है। विरासत, विवाह और सामाजिक रीति रिवाज भी उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? लद्दाख में छठी अनुसूची का क्रियान्वयन एक ओर जहां स्थानीय मुद्दों को सशक्त कर सकता है, वहीं दूसरी ओर यह बुनियादी ढांचा विकास और सैन्य रसद के लिए चुनौती भी पेश कर सकता है। टिप्पणी कीजिए। अरब, भारत और अरब की जो रीसेट रीसेट मतलब अभी हालिया में अगर देखें तो पश्चिम एशिया की कूटनीतिक, इंडिया अरब स्ट्रेटेजिक रीसेट एंड वेस्ट एशिया डिप्लोमेसी, ये जीएस पेपर कौन से संबंधित है? जीएस पेपर सेकंड, इंटरनेशनल रिलेशन, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, किससे संबंधित? पश्चिम एशिया भारत के लिए एक मुख्य स्रोत है, लिंक वेस्ट नीति का केंद्र। अच्छा, सवाल क्या आ सकता है? भारत अरब सहयोग मंच और आईएमईसी गलियारे के प्रमुख घटक क्या हैं? मुख्य, भारत अब पश्चिम एशिया में केवल एक खरीदार नहीं रहा बल्कि एक रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है। हालिया विदेश मंत्रियों की बैठक के संदर्भ में चर्चा कीजिए। अच्छा न्यूज, नई दिल्ली में आयोजित दूसरी भारत अरब विदेश मंत्री बैठक AIAFMM 10 साल के अंतराल के बाद रणनीतिक संबंधों की गहराई को दर्शाती है। बैठक में गाजा में शांति प्रक्रिया, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत और अरब लीग के बीच औपचारिक जुड़ाव 2002 के MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद शुरू हुआ। 2016 के बाद से यह पहली मंत्री स्तर बैठक है। भारत की एक्ट वेस्ट नीति के तहत अरब, यूएई और ओमान के साथ रणनीतिक साझेदारियां की गई हैं। अगर हम देखें तो ऊर्जा से परे सहयोग की बात हो जाएगी, फिनटेक और कनेक्टिविटी से संबंधित बात है, सुरक्षा और आयाम से संबंधित बातें, गाजा संकट से संबंधित बातें। अगर देखें तो इनमें सेक्टर और की इनिशिएटिव और डाटा फैक्ट्स क्या हो सकते हैं? एनर्जी क्या है? LNG और भारत की 60% जो तेल आपूर्ति अरब देशों से संबंधित। इकोनॉमी, शेपा समझौता, यूएई ओमान, $240 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार। और वहीं पर सेक्टर देखें तो ये क्या है? डिजिटल, टाटा एम्बेसी, यूपीआई, रुपए की वैश्विक पहुंच। क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? मध्य भारत पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा IMEC के संदर्भ में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश इस गलियारे का हिस्सा नहीं है? तो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, इजराइल। अगर इस देशों का हिस्सा नहीं पूछ रहा है तो सी इज करेक्ट। IMEC में भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जर्मनी शामिल है। हालांकि कतर एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय खिलाड़ी है, लेकिन वह IMEC के आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल नहीं है। पश्चिम एशिया में उभरती गुटबाजी जैसे सऊदी अरबी, यूएई प्रतिस्पर्धा भारत के लिए रणनीतिक चुनौती और अवसर दोनों पैदा करती है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। द एमर्जिंग फैक्शनलिज्म इन वेस्ट एशिया creates both strategic challenges and opportunities for India, critically analyze। अब AI निवेश का जोखिम और डिजिटल व्यसन एक सामाजिक आर्थिक चुनौती क्या है? अगर पेपर देखें तो ये पेपर चौथे से इथिक्स और बिहेवियरल साइंस से संबंधित है, चौथा और तीसरे पेपर से भी संबंधित है, साइंस एंड टेक इकोनॉमी से, और चौथा पेपर तीसरा और चौथे पेपर से संबंधित है। अच्छा, क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? यह तकनीक की प्रगति के आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पक्षों का उजागर करता है। अगर दोनों पक्षों का उजागर करता है तो क्या प्रश्न बन सकते हैं? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार AI क्षेत्र में संकीर्ण ग्राहक एकाग्रता का अर्थ है,
ठीक है। मुख्य परीक्षा, डिजिटल व्यसन युवाओं को कौशल विकास और रोजगार क्षमता को कैसे प्रभावित कर रहा है, सर्वेक्षण की सिफारिशों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। न्यूज क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने एआई के क्षेत्र में निवेश के बुलबुले के प्रति आगाह किया, जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता को हिला सकता है। साथ ही इसमें बच्चों और किशोरों में बढ़ते डिजिटल व्यसन को एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा माना गया है। अगर इसके बैकग्राउंड, वैश्विक स्तर पर एआई देखें तो ग्लोबली मैसिव इन्वेस्टमेंट आर फ्लोइंग इनटू द एआई कंपनीज, बट एक्चुअल रेवेन्यू मॉडल्स remain uncertain. The number of internet users in India has reached 1.02 billion, leading to a huge increase in screen time. अब देखें कि जो स्क्रीन टाइम उनका हो रहा है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत समय तक देख रहे हैं। अब समझाने के एआई वित्तीय जोखिम क्या हो सकते हैं, इसमें देखते हैं कि एआई से बड़ी वित्तीय जोखिम क्या क्या है वो समझ सकते हैं। AI and financial risks, according to the survey, a correction in the AI sector could spill over into credit market, triggering in 2008 like crisis. Mental health देखने, excessive screen time is negative, impacting grades, sleep and employability. According, the government plans to expand the Telemanas program. तो अब आगे देखिए, अब जैसे कि सर्वेक्षण ने एज अप्रोप्रिएटिव डिजिटल एक्सेस और प्लेटफॉर्म जवाबदेही की वकालत की है। ठीक है। भारतीय एआई रणनीति भारत को फ्रंटियर मॉडल के बजाय अनुप्रयोग आधारित पर ध्यान देना चाहिए, जो स्थानीय समस्याओं जैसे कृषि और स्वास्थ्य का समाधान कर सके। अगर देखें तो प्रॉब्लम, अगर डेटा देख लें तो समस्या क्या है, इम्पैक्ट इस पे क्या पड़ रहा है, सोल्यूशन क्या होता है, एआई लेवरेज क्या है, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, रणनीतिक संयम और विविधीकरण, डिजिटल व्यसन, मानसिक स्वास्थ्य और कम उत्पादकता, और साइबर सुरक्षा, शिक्षा और शारीरिक गतिविधि, डेटा केंद्र की कमी, भू राजनीतिक कमजोरी, डाटा असेंबली और घरेलू क्षमता निर्माण। क्वेश्चन क्या आ सकता है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सक्षम एआई का क्या लाभ है? तो यह वैश्विक सुपर कंप्यूटरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, या कम संसाधनों और स्थानीय हार्डवेयर पर चल सकता है, या केवल उच्च तकनीकी शिक्षकों के लिए है, इसे शून्य मानवीय हस्तक्षेप होता है। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सर्वेक्षण फ्रूगल एआई की वकालत करता है, जो स्थानीय भाषा इंटरफेस और कम संसाधन वाले वातावरण में प्रभावी ढंग से काम कर सके। तकनीक में से क्वेश्चन देखें, तकनीकी नवाचार और वित्तीय स्थिरता के बीच का टकराव आने वाले दशक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में संदर्भ में इस कथन पर विश्लेषण कीजिए। अगर इसका हम निष्कर्ष देखें, प्रमुख कंक्लूजन सिस्टमैटिक ऑफ द की इनसाइट्स अगर देखें तो 30 जनवरी अगर देखें तो द न्यूज़पेपर ऑफ जनवरी 30, 2026 हाईलाइटेड द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ इंडियन गवर्नेंस एंड इकोनॉमी. The Economic Survey 2025-26 has clarified that India's growth rate 7% is no longer solely dependent on external factors, but is a result of domestic reforms. However, the emerging financial bubbles in the AI sector and global geopolitical tension have made strategic sovereignty mandatory. In the social sector, the shift of Manrega to Viksit Bharat Jiramji judicial intervention in UGC rule indicate that India is now the moving from right-based welfare to efficiency-based delivery. The issues of Ladakh and West Asia show that balancing domestic and aspiration and global strategic interest will be critical for India's goal of becoming a Vishwa Guru.